कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को राम राम। अश्विनी भाई जी, आज हमारा है विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, जिसके प्रायोजक हैं आईपीएल। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। प्रीति, जैसा कि आपने बताया कि आज इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ रहते हैं। एक टॉपिक होता है जो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जिस पे विशेषज्ञ आप बात कर सकते हैं। हमारे कुछ फ़ोन नंबर्स रहेंगे, वो भी आपको हम बताएंगे। गन्ने फसल में रोग नियंत्रण और इससे संबंधित समस्याएं, इस विषय पर आप जो भी बातचीत करना चाहते हैं गन्ने की फसल से, कोई भी आप अगर आपको खेतों में समस्या आ रही है गन्ने की फसल को लेकर, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर सिरोही जी, आप दोनों का फ़ोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, जैसे अश्विनी और प्रीति ने बताया कि आज का तो जो हमारा विषय है वो है गन्ना फसल में रोग नियंत्रण। लेकिन जितने भी हमारे सुनने वाले किसान हैं, उनको गन्ने से संबंधित कोई भी समस्या हो, कीट की समस्या हो, बढ़वार पूरी नहीं हो रही हो, पत्ते पीले पड़ रहे हो, मतलब किसी भी तरह की गन्ने की समस्या है, तो बेझिझक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत गुणी हैं, कि आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। डॉक्टर साहब, बारिश हो ही रही है यदा कदा, और बारिश जो है जहाँ कहते हैं कि जो हमारी फसलें उनके लिए लाभदायक होती है, वहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जो हवा में नमी है, तो ऐसी जो परिस्थिति है ये कीटों के लिए, रोगों के लिए भी उतनी ही अनुकूल हो जाती है। और गन्ने की बात करें खास तौर पे, तो मिठास सबको अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, चाहे इंसान हो कीट पतंगे हो। तो कौन कौन से रोग डॉक्टर सुजीत इस समय खास तौर पे देखे जा रहे हैं? सभी श्रोतागण, सभी किसान भाई और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपके बीच में गन्ने से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसकी चर्चा करेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि आप उसके प्रश्न भेजें और उस प्रश्नों के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सभी लाभान्वित होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इस समय जो बरसात का समय चल रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी बरसात हो रहे हैं और बरसात के साथ साथ नमी भी दिख रही है और तापमान भी लगभग 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बीमारियों को पैदा करने के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है। दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। किसान का फोन आ गया, पहले देखते हैं कौन है किसान। हेलो जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सेफ्टी भाटिया जी, मैं गांव सौंपरी, जिला मेरठ, तहसील मवाना, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं। हमारे जो पौधा है उसमें जो उसकी पत्ती लाल हो रही है। अभी मैं उस विषय पे जरूर आता, जो क्योंकि इस समय जो मैंने बताया कि बारिश की वजह से पत्तियां पीलापन के साथ लालिमा, पहले लाल हो रहा है उसके बाद पीले हो रहे हैं, तो उस रोग के बारे में भी आपको चर्चा करता। लेकिन भाटी जी, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जो भी गन्ना उत्पादक प्रदेश है सभी लाभान्वित होंगे। इस समय गन्ने में पीलापन और लालिमा दिखाई दे रही है। ये मुख्य रूप से जो बरसात के समय में या तो दो कारण से होता है। पहला तो ये जड़ बेधक की वजह से ये पीलापन और लालिमा हल्का सा दिखाई देगा। दूसरा, उगठा रोग के कारण भी शुरुआत में लालिमा दिखाई देगा और धीरे धीरे मिडरिप भी मध्य सिरा पीला होगा और सबसे ऊपर का हिस्सा पीलापन के साथ पत्तियां पीला हो जाती हैं। ये मुख्य रूप से कई ऐसी वर्तमान किस्में हैं जिसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इस उगठा रोग से बचने के लिए या जड़ बेधक कीट से बचने के लिए आपको उगठा रोग, चूँकि फफूंद जनित बीमारी है, तो इस फफूंद जनित से बचाव करने के लिए आप थायोफिनेट मिथाइल
70% WP का जो आता है 2 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से आप मिट्टी में अगर सिंचाई के पानी के साथ ड्रेंचिंग करवा दें तो सबसे लाभप्रद मिलेगा। साथ ही जड़ बेधक की वजह से यदि पीलापन आ रहा है तो क्लोरोपाइरीफास उसमें डाल सकते हैं। 20% EC का जो आ रहा है 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप उसमें प्रवाहित कर दें, या इमिडाक्लोरपिड भी प्रवाहित कर दें, तो जो पीलापन और लालिमा का शिकायत आपके खेत में आ रही है तो उससे ये निजात पा जाएंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाटी जी। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक पूछना चाहता, आपने दवाई बता दी है कि पानी के साथ दे दो। अब क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात भी ज्यादा कदा कहीं ना कहीं हो ही रही है, तो बरसात हो रही हो तो रुकें? हाँ बिल्कुल, अगर बहुत तेजी से बारिश हो रही है तो कोई भी दवा डालने से क्या होता है कि फ्लड वाटर से पानी का बहाव की वजह से पानी दवा हमारा नुकसान में चला जाता है। जी। तो बरसात जब ना हो उस समय दवाओं का संचार करना चाहिए जी, अन्यथा पानी दवा हमारा खराब भी हो सकता है और नुकसान होगा, उससे नुकसान हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, मौसम खुला हो उसी दिन आपको जो दवाई डॉक्टर साहब ने बताई है, कीट के लिए भी है, रोग के लिए भी है, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा पे लौटते हैं, तो आप बता रहे थे कि कौन कौन से कीट हैं। तो क्या ये नमी और तापमान अनुकूल होने की वजह से लाल सड़न रोग का आपतन इस समय ज्यादातर दिखाई दे रहा है। किसान भाई भी परेशान है क्योंकि गन्ने उनके सूख रहे हैं। मुख्य रूप से कोच 0238 का जो रकबा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई बहन के पास है, और उसका रकबा अभी भी ज्यादा होने की वजह से उसमें लाल सड़न दिखाई दे रहा है। यद्यपि ये मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जहां जहां भी 238 के बहुत ही छोटे प्लाट हैं वहां भी दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को जब भी फाड़ के आप देखेंगे तो लालिमा के साथ साथ उसमें सफेद धब्बे का होना जरूरी है, तभी उसकी पुष्टि लाल सड़न रोग के रूप में की जाती है। यदि उसमें सिरके जैसी महक भी है तो उस क्लम्प को, उस संक्रमित क्लम्प को निकाल के कहीं नष्ट कर दीजिए, और उस गड्ढे में कम से कम जो सिस्टमिक फफूंदनाशक है, जैसे थाइफ्रिड मिथाइल दवाई है 70% WP में, कार्बेंडाजिम 50% WP में आता है, या एजॉक्सिस्टोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4% का आता है। इसका 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उस गड्ढे में आप डाल देंगे तो गड्ढे में पाए जाने वाले जितने भी कोलेटोटाइकम फलगेटम के फंगस हैं जो कैंसर को पैदा करते हैं, ये समाप्त हो जाएंगे और उसका जो प्रसार होता है इस प्रसार से रुक जाएंगे। बहुत सारे किसान भाई स्प्रे भी करना चाहते हैं, तो मैं किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, साधारण भाषा में बताऊं, जिससे कि इस समय बरसात के समय में स्प्रे करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाल सड़न रोग का जो प्रसार है पानी के माध्यम से नीचे से बड़ी तेजी से फैलेगा, और जब किसान भाई ऊपर से स्प्रे करता है तो उसका प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जितनी भी दवाओं का नाम मैंने बताया, इनका जड़ों के माध्यम से यदि खेतों में ड्रेंचिंग करके सिंचाई कर दे तो निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने लाल सड़न रोग के बारे में बताया है, अब चर्चा और भी करेंगे, किसानों को बता दें आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है गन्ना की पाठशाला के अंतर्गत। विषय है गन्ना फसल में रोग नियंत्रण। विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह। आप गन्ना वैज्ञानिक हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में। दूसरे जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर DS सिरोही जी, आप वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक हैं मुजफ्फरनगर में। डॉक्टर साहब, इसके अलावा सिरोही साहब बताएं कि इसके अलावा और कौन सा रोग है जो अभी आ सकता है या 2-4-10 दिन में आने की संभावना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, एक जो मुख्य रोग हमारा 0238 जो वैरायटी है, इसमें रेड रॉट पूरे प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रकोप थोड़ा सा कम है। बाकी कई, अगर हम मुरादाबाद मंडल की बात करें, बरेली मंडल की बात करें, गोरखपुर मंडल की बात करें, ईस्टर्न यूपी के हम पार्ट में करें, क्योंकि वहीं से इसका जो आविर्भाव बढ़ा है बीमारी का, और आते आते है तो यहाँ पे लोगों का प्रबंधन और समय से प्रबंधन कर रहे हैं और मेहनत करके अवेयर होकर के किसान इसको रोके हुए हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया रेड रॉट के बारे में। अभी उसके साथ साथ एक 0238 में वो ज्यादा बीमारी आती है जिसे हम लोग कहते हैं पोका बोइंग जी, फंगल डिजीज है ये, और आमतौर पर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये थोड़ी सी अंकुलित होती दिख रही है। कहीं थोड़ी ज्यादा है, कोई ज्यादा कम है। लोग अपना अवेयर होकर के उसका स्प्रे के द्वारा उसका निदान भी कर रहे हैं। और किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों को केवल अकेला पोका बोइंग के सिम्टम अगर खेत में नजर आ रहे हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन दवा जो है हम कहते हैं COC। तो उसको आप जो है 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अकेला उसका स्प्रे कर दें,
और कोई जैसे बरसात का मौसम है, मौसम खुलता है, उसमें स्टिकर का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे वो जो पौधे के अंदर जो दवा है वो अति शीघ्र उसमें पहुंच जाए, चिपक जाएगी तो वो पहुंचती रहेगी, जल्दी उसको जी, पहुंच जाए। जी। दूसरा जो रोगों में मैन मौका बोएंगे, कहीं कहीं ज्यादा कदा किन्हीं खेतों में हम एक बीमारी होती है बैक्टीरियल डिजीज, जी डॉक्टर साहब और विस्तार से बताएंगे उसके बारे में। उसको हम कहते हैं टॉप रॉट। तो टॉप रॉट के केस में होता क्या है कि ऊपर से पौधा मुरझा करके और वो बिल्कुल नीचे को मुड़ जाता है और उसमें कैसे बदबू आनी शुरू हो जाती है। एक तरीके से बैक्टीरियल डिजीज उसको हम बोलते हैं, उसका अटैक हो जाता है। उसके लिए भी ये जो 2 दवाएं हमने अपने प्रयोग किए किसानों के खेतों पर, उसके रिजल्ट भी आए हैं। और किसान जहां ऐसे ज्यादा कदा कहीं दिख रही है बीमारी, तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन 30 से 50 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कर देंगे तो आपका 80% पहले स्प्रे में ही उसमें नियंत्रण आ जाता है। और 15 दिन के बाद में आप दूसरा स्प्रे कर दें जहां पर इस तरह के सिम्टम दिखते हैं तो बिल्कुल उसका 100% क्योर हो जाता है। डॉक्टर साहब 238 की आपने जिक्र किया, 238 का जिक्र मैं करीब हर कार्यक्रम में आप लोग करते हैं और कहते हैं कि इसमें बीमारी रोग जो है, कीट जो है वो भी काफ़ी आते हैं। अभी भी किसान जो है वो 238 लगा रहे हैं, क्या कारण है? और आप किसानों से क्या कहना चाहोगे कि ये 238 की जगह कौन सी किस्म है जिसको आप रिप्लेस करके लगा सकते हैं, जिसका प्रोडक्शन, ये मतलब क्या लालच क्या है किसान को, क्या प्रेम है? देखिए ऐसा है जैसा आप जान रहे हैं ये वैरायटी 2009 में इंट्रोड्यूस करी गई और जब से लेकर के इस वैरायटी में चीनी उद्योग और हमारे भारतीय किसान, खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश से दूसरे स्टेटों में वैरायटी पहुंच गई, महाराष्ट्र तक लोगों ने, किसानों ने लाइक किया इसको। लेकिन जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया था, इसमें एक बीमारी रेड रॉट है, जो चीज आती है लॉन्ग टाइम तक, पर उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ खामियां आ जाती हैं। और आज की तारीख में इसमें पिथ फॉर्मेशन जो है, हम किसानों को एडवाइज इसलिए करते हैं कि इसमें पिथ ज्यादा लगी है, इसके अंदर खोखलापन जिसे कहते हैं वो ज्यादा आने लगा है। और बीमारियों का अटैक, चाहे वो टॉप बोरर है या कोई से भी बोरर है, रूट बोरर है और अन्य बीमारी जैसे हमने डिजीज के बारे में बताया, पोका बोइंग है, रेड रोट है, इस बीमारी के ज्यादा आते हैं। तो किसान को खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, इस पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी इंट्रोड्यूस जो वैरायटी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया रोगों के बारे में, हमारे शाहजहानपुर संस्थान से एक वैरायटी रिलीज हुई है COSE 18231, किसानों के खेतों पर पहुंच गई है, काफी अच्छी वैरायटी जो हो गई है। और उसके साथ एक वैरायटी है COLK 16202 जी, वो वैरायटी उभर के आई है और वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं और 2-3 वैरायटी बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होंगी। तो तहत हमारा उद्देश्य, सलाह किसानों की, वैज्ञानिकों की ये रहती है कि किसान का नुकसान कम हो और बीमारियों से निजात मिले, धीरे धीरे से वैरायटी को कम करते जाएं और दूसरी वैरायटियों को बढ़ाते जाएं। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, कई बार एक पिछले कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो किसान ना डरा हुआ होता है हमेशा। फोन आ गया डॉक्टर साहब, पहले फोन लेते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं विकास बोल रहा जी, जिला बागपत यूपी से जी। विकास भाई बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर, ये जो अब गन्ने की जो फसल है उसमें एक तो पोका पॉइंट का सर जी, हाँ जी, और एक उसमें जी माइट जैसे नीचे व्हाइट व्हाइट जैसे सिलाई नुमा सी हो जावे, पत्ती पे ऐसे चमक रहा और उसमें ब्लैक ब्लैक भी है जी, धब्बे से नीचे पत्ती के, पत्ती के निचले हिस्से पे। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब सर क्या किस दवाई का स्प्रे करें जो ठीक हो जावे? डॉक्टर सुजीत बताओ जी। विकास जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत बोल रहा हूँ। जो आपके गन्ने की किस्म में दिखाई दे रहा है, तो पहला तो पोका बोइंग है। देखो, पोका बोइंग आने का मुख्य कारण, मैं किसान भाइयों की अभी दवा डॉक्टर सिरोही जी ने बता दिया, कारण भी थोड़ा आप जान लो और थोड़े लक्षण भी जान लो। पोका बोइंग के जो आने का मुख्य कारण होता है, जैसे आज बारिश है कल धूप है, तो इस तरह से बारिश और धूप के कॉम्बिनेशन की वजह से टेम्परेचर, तापमान और आर्द्रता के संयोजन से ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन जब बारिश लगातार होने लगती है, मूसलाधार बारिश होती है और कई दिनों तक होती है, तो इस बीमारी का, इस रोग का प्रभाव धीरे धीरे कम भी हो सकता है। लेकिन इस समय बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो जो डॉक्टर सिरोही साहब ने बताया दवाई, उसका भी इस्तेमाल करके डॉक्टर साहब आप भी बता दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए, नोट कर लेंगे।
तो मैं एक फिर से दवा का रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुख्य बीमारी है और सभी किसान भाई इसे थोड़ा सा परेशान है फसल को लेके। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का जो आता है, इसका जो डोज है 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप पानी उतना ही मात्रा में पानी मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं। विकल्प के रूप में कार्बेंडाजिम 50% WP के रूप में आता है, इसका भी उतना ही मात्रा में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैंकोजेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यद्यपि जितने भी फफूंदनाशक हैं सभी पोका बोइंग पे अच्छी तरह से प्रभावी होते हैं, लेकिन जो सस्ता हो, इकोनॉमिक हो, उस फफूंदनाशक का प्रयोग करके पोका बोइंग जैसे बीमारी को खत्म किया जा सकता है। काशी, दूसरा एक प्रश्न आपका था कि पत्तियों पे माइट जैसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से मैं बता दूं, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हिस्सा है उस समय चाहे वो 238 का किस्म हो या कोई भी गन्ना किस्म हो, सभी में मकड़ी के आप प्रकोप उसमें दिखाई दे रहे हैं। मकड़ी तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहा हूँ। और मकड़ी के जो लीफ सरफेस होता है, पत्ती के ऊपरी वाले भाग पे लाइन से कम 6 की पंक्तियों में सफेद रंग के, पिंक कलर के, कहीं कहीं वो जब पक जाते हैं तो वो काले रंग के भी, ब्राउन कलर के भी हो जाते हैं। हाँ सर, पत्ती बिल्कुल काली हो रही मतलब। हाँ जी। तो इस तरह से अगर मकड़ी है तो या तो मूसलाधार बारिश होगा तो ये धीरे धीरे उसके कोकून मकड़ी के खत्म हो जाते हैं, या उसके प्रभाव इसमें ज्यादा प्रभावी दिखाई दे रहा है। कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोरपिड का भी आप इस्तेमाल स्प्रे कर सकते हैं, जो कि 17.8 SL में आता है। 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दें। इसके अलावा क्लोरपायरिफास और साइपरमेथ्रिन का जो मिक्सचर आता है, इसका भी इस्तेमाल आप 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। या प्रोफेनोफास साइपरमेथ्रिन का भी 44% का जो आता है, इसका भी कर सकते हैं। सर जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बताया आपने पोका पॉइंट में, हाँ जी, तो उसके साथ ही मिला सके सर ये? मैं आपके प्रश्नों का उत्तर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे लाभान्वित होंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कोई भी अन्य रसायनों का मिक्सचर नहीं किया जाता है। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के विकल्प के रूप में जो दवाओं का इस्तेमाल करने का नाम बताया, कार्बेंडाजिम 50% W का पोका बोइंग के लिए, नियंत्रण के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। और इसी के साथ दूसरा जो कीटनाशक हमने बताया, इमिडाक्लोरपिड 17.8 का मिक्सचर बना के आप यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जिससे चूसक कीट से के प्रभाव से भी, उसके प्रकोप से भी बचा जा सकता है। और कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक का इस्तेमाल करके बीमारी से भी बचा जा सकता है। विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उसी तरह से आप नियंत्रण करना, तो हम समझते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे किसान वैसे तो पहचान ही लेता है कि क्या लक्षण है क्या नहीं, पर मैं एक बार ये आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआत में ही चाहे बीमारी हो या कीट हो, शुरू में पकड़े जाएं ताकि कम मेहनत कम पैसे में नियंत्रण हो जाए, क्योंकि बाद में तो देखो दिक्कत ही होती है, चाहे रोग हो या कीट हो। तो शुरू में क्या ऐसे लक्षण हैं, जैसे आपने लाल सड़न की बात करी, पोका बोइंग की बात करी, टॉप रोड की बात करी, तो शुरू में ऐसा क्या मतलब कि किसान क्या देखे तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाला रोग है, ये वाला कीट है? हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसी भी रोग आने से पहले यदि किसान समझ जाए, कीट आने से पहले यदि समझ जाए, तो उसका निदान बड़ा आसान हो जाता है और कम लागत में ही उसका निदान किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर सिरोही साहब ने बैक्टीरियल टॉप रॉट की बीमारी की बात किया, निश्चित रूप से किसान भाई इसमें और लाल सड़न रोग में थोड़ा भ्रमित हो जाता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा लाल ही होता है जी। जब भी हमारी रॉटिंग बैक्टीरिया वाली बीमारी होती है तो उसमें बदबू बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आता है। तो जैसे ही खेत में कुछ ऐसी किस्में हैं उसमें ज्यादा दिखाई देता है, कुछ किस्में कम है उसमें कम दिखाई देता है। तो दोनों में एक तो बदबू आएगा तो वो बैक्टीरिया से जनित बीमारी है। यदि उसमें बदबू दुर्गंध नहीं आ रहा है तो लाल सड़न या कुछ अन्य बीमारी या कीट हो सकता है। तो बैक्टीरिया वाली बीमारी है तो पत्तियों के ऊपरी हिस्सों पे सबसे ऊपर वाले गोंफ की पत्ती सड़ती है, और बीज की पत्ती, गोंफ की पत्ती को जैसे ही आप ऊपर की तरफ निकालेंगे तो उसमें बहुत ही लचीलापन हो जाएगा, मुलायम होती है और बदबू बहुत ज्यादा दिखाई देता है। धीरे धीरे ऊपर की आंखें सारे सारे कल्ले फूट जाते हैं। तो सब चर्चा इस पे आगे भी करेंगे। एक फोन आ गया, पहले फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, नरेश भाई। इंद्रवीर भाई, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल लो या घर के बाहर आ जाओ, आवाज कट रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। बताओ क्या सवाल है? ये है, ईख में ऊपर से पीली पत्ती पड़ रही है और जो गोब है वो सफेद है, उसमें चिपचिपा सा पदार्थ है और वो बिल्कुल झूम टाइप बन रही है पेड़ी। अच्छा, एक तो सवाल ये है। हाँ जी। दूसरा सवाल ये है कि
ईख में बारहमासी आम के पौधे लगा दिए, उनके ऊपर लालड़ी आ रही है और वो गेरू ईख के पत्तों को खा रही है। तो दोनों का सवालों का जवाब आप दिलवाइए डॉक्टर साहब से। बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बताइए डॉक्टर सुजीत जी। आपको नमस्कार। जो आपने जो लक्षण आपने बताया है, गन्ने की पत्तियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे थोड़ा पीलापन है, थोड़ा सफेदी है, चिपचिपा जैसे चीजें आपको महसूस हो रहा है। तो ये जो चिपचिपा जैसी चीजें महसूस हो रही हैं, इस समय जो मौसम चल रहा है, इस समय एक चूसक कीट आता है जिसे कहते हैं मीली बग। मीली बग की वजह से गन्ने की पत्तियों पे ऊपर से लेके नीचे तक गुलाबी रंग के या पिंक कलर के, सफेद रंग के हल्की सी लेके उसमें चिपचिपापन आता है। और ये चिपचिपापन इसलिए आता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि उसमें से हनी ड्यू निकलते हैं, मतलब मधुमक्खी वाली जो हनी होती है उसमें मीठापन होता है, जिसकी वजह से उसमें फंगस आ जाएंगे और पूरे गन्ने के ऊपर काले रंग की एक परत भी बन जाती है, जो कि ब्लैक सूटी मोल्ड के फंगस होते हैं, और ये मीली बग की वजह से होता है। अगर इस तरह के लक्षण आपके खेतों में दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी कीटनाशक जिसकी चर्चा मैंने अभी किया है, चाहे वो इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL का है, इसका 100 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या क्लोरोपाइरिफास साइपरमेथ्रिन का 55% का मिक्सचर आता है, इसका 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं स्प्रे, या प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन का 44% का मिक्सचर आता है, इसका भी 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करके इस चिपचिपे वाले चूसक कीट से, मीली बग से बचाव किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न था आपका, आम के ऊपर कुछ ऐसे कीट दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सिरोही भी कुछ बोलना चाहेंगे जी, बताएं। हाँ इंद्रवीर जी नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था, ये जो बीमारी के लक्षण अभी हमारी चर्चा हो रही है डॉक्टर साहब के साथ आपकी, इसमें ये खेत के किनारे की साइड से है ये? हाँ, खेत के किनारे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उसके सिम्टम है ये मिलीबग कीड़ा होता है, और इसके लिए जो दवा जैसे डॉक्टर साहब ने बताई आपको 17.85 से इमिडाक्लोरोपिड जो दवा आती है उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, आपके आम के पेड़ों पे जो बताइए इमीडा भी इसमें काम कर देगी, और आपको अगर ज्यादा उसमें कुछ ऐसा चिपचिपा है, अगर मान लिया लाडली आप वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, जो कद्दू वर्गीय फसलों पे वो लाल तरह का कीड़ा लगता है, अगर उस तरह का कीड़ा आपको नजर आ रहा है, BSC वगैरह सब बैन हो गई है, तो एक दवा का आप नाम लिख लो, एक डस्ट आती है क्लोरोपाइरोफॉस 10%, हाँ क्लोरोपाइरोफॉस 10%, वो हाँ वो पाउडर रूप में आती है, तो उसका भी उस पर आप बुरकाव कर सकते हो आमों के पेड़ों पे। वो आम उसी में है, लाल नहीं लग रही है, उस पर आम ही भी आ रही है। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। अगर इस पे आप पहले अगर स्प्रे आप गन्ने के खेत पे आप इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे कर लीजिए, उससे भी नियंत्रण हो जाएगा। अगर उसके नियंत्रण में कोई आपको दिक्कत आती है तो वो लाडली जो कीट आपने नाम लिया है उस पाउडर से जो है कंट्रोल हो जाएगा। इंद्रवीर भाई, 2 चीज बताई है। पहली दवा जो गन्ने का भी जो आपका नुकसान है उसको बचाएगी और आम को भी बचाएगी, अगर एक कर लोगे तो। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आम वाली लालड़ी जो है नहीं गई है, तो वो जो क्लोरोपाइरिफास 10% वाला डॉक्टर साहब ने बताया धूड़ा, उसको धूड़ देना। ठीक है जी, और बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए जी। फोन आ गया है, डॉक्टर साहब इशारा कर रहा है अश्विनी बहुत देर से कि फोन आ गया, तो देखते हैं किस किसान का फोन है। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरा कौन बोल रहे हैं जी? जी मैं गौरव कुमार, गांव संदलीपुर, जिला मनोराबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं। गौरव भाई बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, अगले महीने सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई होती है, तो उसमें हम क्या सावधानियां रखें जिससे गन्ने की फसल को बीमारियों से बचाया जा सके? बताइए डॉक्टर साहब। सुजीत जी। गौरव जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके माध्यम से सारे कृषक भाई बहन हमारे लाभान्वित होंगे। तो अगला 15 सितंबर से जो समय स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है, शरद काल के लिए बहुत ही अनुकूल समय है, और अधिक पैदावार के लिए भी एक अनुकूल समय होता है किसान भाइयों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा शरद काल में गन्ने की बुआई करेगा तो निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक फायदे भी होते हैं। क्या क्या से बीमारी और कीट से बचने के लिए आपको सबसे पहले खेत की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। और एक चीज और मैं कर दूं किसान भाइयों को, जो किसान भाई ग्रीन मैन्यूरिंग में ढैंचा अभी लगा रखे होंगे,
तो उस ढैंचा को बहुत जल्दी उसको पलटाई कर दें, क्योंकि पलटाई करने के बाद उसको कम से कम 45 से 60 दिन के आसपास होना चाहिए। अगर उसमें फ्लावरिंग हो जाती है या उसमें पक जाते हैं तो वो फायदे नहीं मिल पाते जो 45 से 60 दिन में फायदे मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही ढैंचा आपका मुलायम होता है, उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो जल्दी से जल्दी सड़ने में सहायक होता है, जिससे कि खेत की जुताई कर दें तो उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं और खेत में गन्ने की पैदावार में लाभ पहुंचाते हैं। खेत की तैयारी आप सबसे पहले आप मिट्टी पलट हल से कीजिए, गहरी जुताई से कीजिए, चीजलर से कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो नीचे की जो परत है वो टूट जाए। उसके बाद कल्टीवेटर वगैरह चलाइए। सबसे पहले आप मिट्टी को शोधित जरूर कीजिए। मिट्टी को शोधन करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर आता है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में अंकुश के नाम से आता है, या कोई भी ऐसी प्रतिष्ठित संस्थान है, उस प्रतिष्ठित संस्थान से आप ट्राइकोडर्मा के कल्चर को आप लीजिए और कम से कम 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे जल प्लावित क्षेत्र हैं वहां पे इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि भूमिगत में भूमिजनित जो मृदा जनित बीमारियां हैं इससे बचाव के लिए बेहद ट्राइकोडर्मा उसमें मुख्य रोल प्ले करता है। भूमिगत कीट से बचने के लिए बवेरिया बेशियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर के साथ दोनों जैविक चीजों को मिला लेंगे, जिससे कि उसकी मात्रा बढ़ जाए। और पहली जुताई पे सबसे पहली जुताई करें, उससे पहले मिला के मिट्टी में मिला दें। उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए, जिससे कि भूमिगत कीट से भी बचाव कर सकते हैं और मृदा जनित बीमारी से भी बचाव कर सकते हैं। ये तो रही मिट्टी को शोधन करने का तरीका। उसके बाद जो बीज का चयन आप करेंगे, कम से कम 10 महीने का बीज होना चाहिए और कोशिश ये करें कि उसमें रोग और कीट का प्रकोप न हो, और ऐसे शुद्ध बीज का उपयोग करना चाहिए। और उस बीज को 2 आंख का टुकड़ा काट सकते हैं, या नर्सरी लगाना चाहते हैं तो 1 आंख के टुकड़े को काट लें। उसके बाद शोधन किसी भी रासायनिक दवा के साथ शोधन करें, या थायोफिनेट मिथाइल ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, या जो इसके अलावा जॉक्सिस्टोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का मिक्सचर है 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या लिक्विड है तो 1 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बना लीजिए और कटे हुए बीज को शोधित करके तभी गन्ने की बुआई करना चाहिए। इसके लिए किस्मों का चयन एक बहुत ही बड़ा कदम होता है किसान भाइयों के लिए। किस्मों का चयन, ऐसे किस्मों का चयन करना चाहिए जो आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हो। जैसे कुछ अस्वीकृत गन्ने की किस्म किसान भाई कभी कभी लगा देते हैं, तो ऐसे अस्वीकृत गन्ने की बुआई नहीं करना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसित किस्में हैं, उन किस्मों की ही बुआई करें और अपने क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र का चयन करना चाहिए। यदि उस क्षेत्र में गन्ना किस्म अच्छा चल रही है तो उसी गन्ना किस्म की बुआई करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बीज संशोधन की बात कही है, तो कितनी देर डुबो कर रखना चाहिए हो? देखिए, ऐसा है जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बीज का शोधन बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब ने एक बहुत और बात है, जैसे आपने रेड रॉट का जिक्र किया होगा, पिछले श्रोता समझ रहे थे कि किसान भाई सुन रहे हैं कि किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि बीज का उपचार 100% करना है आपको। हमारी 1 साल के लिए 2 साल के लिए फसल जाती है, 1 साल प्लांट केन हम लेते हैं, दूसरे साल हम जो है रेटून लेते हैं। तो अगर वह बीज का शोधन हमारा प्रॉपर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से उसमें निजात मिलेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने ट्राइकोडर्मा का भी जिक्र कर दिया, आपको अपनी बीज का जो हेक्सास्टॉप दवा होती है या थायोफिनेट मिथाइल है, कोई भी कार्बेडिजिम में किसी भी दवा से आप अपना इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बतानी है किसान भाइयों को, जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि जैसे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रमाणित हमारी वैरायटी है, जैसे CO0118, हम 0238 का जिक्र नहीं कर रहे हैं ज्यादा, CO0118 है, COL के 16202 है, COS 18231 है। तो ये वैरायटी जो है, इन वैरायटियों का चयन अब थोड़े थोड़े क्षेत्रों पे हम जैसे बीज मिल जाता है, इन बीजों को प्रयोग करें। साथ ही साथ थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा, इसमें मिश्रित फसल के रूप में किसान भाई सरसों की फसल ले सकते हैं अक्टूबर की बुआई के साथ में, और जो है दूसरी फसल लहसुन की भी खेती इसमें कर सकते हैं। तो गौरव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? पवन कुमार, जयपुरा डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश। बताएं जी पवन जी, क्या सवाल है आपका? मुझे सितंबर गन्ना बहना था 18,231, ये बीज कहाँ से प्राप्त करें? पवन जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बता दूं। आपने एक अच्छे किस्म का चयन किया है जिसका कोसा 18,231 नाम है, जो कि अगेती फसल है और ये सरकार के द्वारा अनुशंसित भी है।
तो आप सबसे पहले ये कीजिएगा, आप संभल जनपद के रहने वाले हैं तो आपके क्षेत्र में जो भी लोकल गन्ना विकास परिषद है या सोसाइटी है, उस सोसाइटी पे आप जाइए, अपने इस 18231 के नाम को बताइए और वो लोग हमारे गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर या गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर से ये किस्म मंगवा के आपके पास स्वतः ये पहुंचा देंगे। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस अपना नाम, अपना पता, कितनी मात्रा में आपको बीज की मात्रा चाहिए, गन्ना विकास परिषद या गन्ना समिति में आप नोट करा दीजिए, आपको शोध संस्थान से उपलब्ध हो जाएगा। तो पवन भाई बहुत बहुत तो आपकी जितनी मेहनत थी ना वो सारी डॉक्टर साहब ने खत्म कर दी है। आपकी ऐसे ही कीजिए। धन्यवाद फोन करने के लिए। और फोन एक और आ गया है डॉक्टर साहब, तो देखते हैं किस किसान का फोन है और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। कौन साहब बोल रहे हैं जी? डॉक्टर साहब मैं सोनू नागर बात कर रहा हूँ मेरठ से। सोनू भाई बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब मुझे सामान्य की प्रजाति लगानी है सितंबर माह में जी। तो प्रजाति का नाम जानना चाहता हूँ, सामान्य की कौन सी प्रजाति लगा सकता हूँ सितंबर में? हाँ सोनू नागर जी नमस्कार। जी नमस्कार। ठीक। हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है किसान भाइयों का। आप सामान्य गन्ना लगाना चाहते हैं तो सामान्य गन्ने में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका उपयोग करके आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। सामान्य गन्ना में यदि हम बात करें तो अभी देखिए बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि 05011 की खेती कर रहे हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं। हाँ अच्छी खेती है जैसा आपने भी बताया, और इसकी भी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सामान्य में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। सामान्य में यदि हम बात करें तो कोसा 16233 एक किस्म है जो कि मध्य देश से पकने वाली है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर से ये अवमुक्त हुई है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें चीनी की मात्रा भी ज्यादा है और उपज भी आप अच्छा ले सकते हैं। इसके अलावा कोसा 14233 है जो कि ये भी बहुत पुरानी वैरायटी नहीं है, नई वैरायटी है और ये भी मध्य देश से पकने वाली है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसका बुआई में आप यूज करके ज्यादा ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको और वैरायटी की जरूरत है मध्य देश से पकने वाली तो अपने संबंधित गन्ना विकास परिषद या सोसाइटी में आप संपर्क कीजिए, वहां से जो भी अनुशंसित है उस गन्ना किस्म का बुआई करके आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और किस्म है जो कि आपके क्षेत्र में है, ये लखनऊ से रिलीज हुई है, कोलक 15207। तो इस किस्म का भी आप बुआई कर सकते हैं। कोलक 15206 भी किस्म है, इस किस्म की बुआई करके आप ज्यादा ज्यादा ले सकते हैं। ये सारे सामान्य पकने वाली वैरायटी। डॉक्टर सिरोही को जोड़ना चाहिए। मैं किसान भाई आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा 2 वैरायटी करनाल से जो रिलीज हुई हैं उनके बारे में बताना। थोड़ा बीज लेकर के आप अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक वैरायटी का नाम है CO 17018 और जिसको हेलो बोलिए और एक वैरायटी है CO 18022। इन 2 किस्मों को भी आप अपने सामान्य प्रजाति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फोन लेते हैं जी। हेलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर गांव, जिला गौतम बुद्ध नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। बहुत स्वागत ऋषिपाल भाई आपका। बताइए क्या सवाल है? मैं ठीक है नरेश भाई, और सुनाओ? बढ़िया है जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? बस वो गन्ने के चक्कर में ही था। असल में हमने पेड़ी वो रखी थी 10-20 पेड़। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो उसमें सड़ाई सी लग रही है पेड़ी में। पेड़ी में सलाई, थोड़ा लक्षण हमें स्पष्ट नहीं हो रहे हैं आपके द्वारा। जैसे सलाई सी नहीं हो जाती है जी, या ऊपर से जैसे कुछ खा लेता है। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, सलाई तो या तो अंकुर भेदक लगते हैं, लेकिन ये अंकुर भेदक लगने का समय नहीं है। आपके कीटों में जो छेद हो जा रहे होंगे, अगर पत्तियां कट जा रही होंगी, तो ये पेड़ी फसल में एक सामान्य जो कीट होता है, जो जिसे हम सैनिक कीट कहते हैं। सैनिक कीट मुख्य रूप से पेड़ी फसल में ही पाई जाती है और पत्तियों को कुतर कर ये खाने वाला कीट होता है, जिससे कि पत्तियों में छेद भी हो जाता है। इसके अलावा ग्रासहॉपर भी होता है, जिसे टिड्डा कहा जाता है। ग्रासहॉपर से भी पत्तियां नुकसान में पहुंच जाती हैं, या यूं कहें जहां पे पुरानी पत्तियों का सम्मेलन होता है, पुरानी पत्ती ज्यादा पाई जाती है, वहां पे सैनिक कीट का भी प्रकोप ज्यादा होता है और उन जगहों पे कुछ अन्य कीट भी आ जाते हैं। इनसे बचने के लिए आप कीटनाशक का इस्तेमाल स्प्रे कर दें, जिससे सैनिक कीट से बचाव आप कर सकते हैं। क्लोरपायरिफास का भी स्प्रे कर सकते हैं, इमिडाक्लोरपिड का भी कर सकते हैं। ऋषिपाल भाई जी, ये तो आपने थोड़े क्षेत्र में लगा रखी है ना अपने लिए? हाँ जी। डॉक्टर साहब कोई जैविक तरीका है रोकने का? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आप सभी आपके माध्यम से किसान भाइयों को बता दूं, इस समय जो समय चल रहा है, चोटी बेधक का 3री पीढ़ी खत्म होगी, 4थी पीढ़ी की यह शुरुआत हो गई है। और आपके क्षेत्र में बिजनौर जनपद में एक नया कीड़ा मुझे दिखाई दिया है, जो कि अभी
निरीक्षण करने के बाद दिखा है, जो कि प्लासी बोरर के नाम से ये जाना गया है। और प्लासी बेधक एक ऐसा कीट है जो कि बिजनौर जनपद में है और मुजफ्फरनगर जनपद के कुछ ऐसे जगहों पे दिखाई दिया है। इसमें एक गन्ने में कम से कम लार्वा जो होती है, सूंडी की संख्या 100 से ज्यादा होती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो इस समय रसायनों का उपयोग कम से कम करें और जैविक रूप से आप उसमें इस्तेमाल करें। जैविक के रूप में कौन सा हथियार यूज करेंगे? ट्राइकोकार्ड के नाम से एक जाना जाता है, ट्राइकोग्रामा जापानिकम के नाम से एक जैविक कीट आता है, या जापानिकम के अलावा ट्राइकोग्रामा केलोनिस के नाम से एक जैविक कीट है, जिनका उत्पादन किसी विश्वविद्यालय में भी किया जाता है। और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के 3 केंद्रों पे, मुजफ्फरनगर संस्थान, शाहजहांपुर और पूर्वांचल में कुशीनगर जनपद के सेवरही संस्थान पे भी किया जाता है। तो ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल 20,000 अंडे प्रति एकड़ की दर से आप यूज करेंगे तो उसमें आप जो सलाई अंकुर बेधक या चोटी बेधक, इसके अलावा जो प्लासी बेधक की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें ट्राइकोग्रामा किलोनिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि उसकी संख्या की मैं बात करूं तो 1,25,000 की संख्या में आप अंडे उसमें मोबाइल प्रत्यारोपित करेंगे, तब जाके प्लासी बेधक से भी बचाव कर सकते हैं या चोटी बेधक से बचाव कर सकते हैं। और इस समय तना बेधक का बहुत ही अनुकूल समय चल रहा है, तो तना बेधक से बचने के लिए भी आप ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करके जैविक विधि से बिना किसी दवा का इस्तेमाल किए तना बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, पोरी बेधक से भी बचाव कर सकते हैं, अन्य बेधक से भी बचाव किया जा सकता है। तो ऋषिपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो हम पहले बात कर रहे थे, रोग की बात चल रही थी हमारी शुरू में, तो 3 रोगों का जिक्र आप दोनों ने किया है कि ये रोग हैं और उनका नियंत्रण भी बताया। इसके अलावा बरसात के इस मौसम में कोई अन्य रोग भी है जो आके जो हमारे गन्ना किसान है उनको परेशान करे? हाँ, कुछ ऐसे पश्चिमी क्षेत्र हैं या मध्य क्षेत्र हैं, वहां पे कुछ रोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी गन्ना किस्म है जिसमें घासी प्ररोह रोग दिखाई दे रहा है। घासी प्ररोह रोग को मैं आसान भाषा में बता दूं, ग्रासी सूट डिजीज कहा जाता है। और इसमें एक क्लब में कम से कम झूठे कल्लों की संख्या बहुतायत मात्रा में हो जाती है और एक मदर सूट होता है। तो जो झूठे कल्ले होते हैं वो गन्ने में परिवर्तित नहीं हो पाते। ऐसे जहां पे बीमारी दिखाई दे रहे हैं तो किसी भी दवा का इस्तेमाल किसान भाई ना करें, फफूंदनाशक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यदि आप कहीं अनभिज्ञ व्यक्ति से आप दवा के बारे में पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी दवाओं का आपका दे देगा और आपके पैसे ज्यादा नुकसान होंगे। तो आपको करना क्या है, उस संक्रमित पौधे के मूड़ को, उस क्लम्प को जिसमें उसमें जो झूठे कल्लों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको समूचा जड़ सहित निकालें और मिट्टी के नीचे दफना दें। यदि इसकी मात्रा ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसका आपतन ज्यादा है, तो एक काम किसान भाई जरूर करें, उसमें कोई कीटनाशक का स्प्रे कर दें। जैसे इमिडाक्लोरबिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे फायदे क्या है? इससे फायदे यह है कि इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करते हैं ये चूसक कीट करते हैं। जब चूसक कीट को मारने के लिए हम कीटनाशक का स्प्रे कर देंगे तो बीमारी केवल एक क्लब में ही बचा रहेगा, दूसरे पौधे पे ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता, जिससे दूसरा स्वस्थ पौधा आपका बच जाता है। तो ये ग्रासी सूट से बचने के लिए बहुत ही आसान और ये इकोनॉमिक तरीका है, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला तरीका है। एक बीमारी और चर्चा में कर दूं क्योंकि वो बीमारी आने वाली है। किसान भाई कभी कभी परेशान हो जाता है गन्ने के पीलापन को लेके, और गन्ने के पीलापन में ये एक वायरस जनित बीमारी आती है जो कि अक्टूबर महीने से शुरुआत होती है, सितंबर लास्ट से अक्टूबर से शुरुआत होती है। इससे किसी भी तरह के इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक नुकसान किसान भाइयों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस समय और इस वायरस से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के वातावरण के अनुकूल जो वातावरण दिखाई दे रहा है, वायरस से बिल्कुल ना घबराएं। इस समय जो पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं तो बहुत सारे किसान भाई इसको वायरस मान ले रहे हैं, लेकिन आज के समय में जितनी भी पत्तियां पीलापन दिखाई दे रही हैं ये ऊपर जो नुकीला वाले पत्ती हैं वहां से शुरुआत में दिखाई दे रहा है। तो वहां से यदि पीलापन दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से जड़ों में ये इसकी बीमारी है जिसे उकठा रोग कहा जाता है, विल्ट कहा जाता है, जिसकी संक्षिप्त चर्चा मैंने पहले ही शुरुआत में किया था। उससे बचने के लिए कोई भी फफूंदनाशक, सिस्टेमिक नेचर के फफूंदनाशक की ड्रेंचिंग कर देंगे तो निश्चित रूप से उस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। तो ये सम्यक विषय पे समसामयिक बीमारी थी
जो कि किसान भाइयों को मैंने बहुत ही विस्तार से बताया, बहुत ही संक्षिप्त सरल भाषा में बता दिया। यदि किसान भाई इसको पहचान के यदि समय से इसका उपचार कर ले तो निश्चित रूप से बीमारी से होने वाले जो आर्थिक नुकसान है इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, पीलेपन की आपने जिक्र करी है। पीलापन आपने कहा कि रोग की वजह से भी हो रहा है। पीलापन हो सकता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या बाकी जो तत्व हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, तो अंतर कैसे करें किसान? देखिए, ऐसा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी इंसेक्ट और डिजीज के बारे में विस्तार से समझा दिया। जी जी। अभी एक किसान भाइयों के लिए एक चैलेंजिंग जो समस्या है इस टाइम पे, किसान भाई ज्यादातर लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव में किसान भाई यूरिया का अत्यधिक प्रयोग बरसात के बाद भी करते रहते हैं। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की बात करें, पोषक तत्व का प्रबंधन के ऊपर हम बात करें, अब किसान भाइयों को चाहिए इस समय में कि जो यूरिया का इस्तेमाल है उसको ना करें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, मानसून दरकिनार चलता आ रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। जी जी। जो नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों ने सभी ने डाल ली है। अभी अगर उनका मन नहीं मानता है तो एक तत्व जैसे अभी आईपीएल का प्रोडक्ट है, 2 खाद इस टाइम पे गन्ने के पोषण के लिए बहुत बढ़िया है। पॉलीहेलाइट 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें, या एक बाजार में आता है पोटेशियम सोनाइट के नाम से, किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो उसको जो है 15 किलो से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई बधाई के बाद अपने उसकी लाइनों में इस्तेमाल कर दें तो उससे गन्ने की वृद्धि भी होगी, मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ने का वजन भी बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, एक फोन आ गया है, देखते हैं किस किसान का है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बलवान बोल रहे ग्राम कलरम डिस्ट्रिक्ट कैथल से। बलवान? हाँ जी। हाँ बता भाई बलवान, क्या सवाल है तेरा? मेरा सवाल है जी, इसमें किचन गार्डन में लाना जी की किस्म बताओ। अच्छा, अपने घर की ताई चाहिए? हाँ, घर दोगा चाहिए जी। चलो, कितनी जगह है वो, फिर उसके हिसाब से डॉक्टर साहब बता देंगे। वैसे आधे कनाल है जी। अच्छा, आधा कनाल है। तो साहब आप कैथल से हैं तो आप करनाल से जो आप अपने किचन गार्डन पर्पज के लिए वैरायटी ले सकते हैं, तो अभी उस पर्पज के लिए आपको जो वैरायटी है वहां पे 2-3 वैरायटी मिल जाएंगी आपको। CO 18022 उसकी आंख मिलेंगी आपको। 1 अक्टूबर से बीज मिलना शुरू हो जाएगा वहां पे आपको। और 17018, 16030, कोई भी तीनों किस्मों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अगस्ती है या पछेती है जी? अगले समय की ये वैरायटी सामान्य बिजाई की है, सामान्य कैटेगरी में आती हैं और अच्छी हैं। आपको गन्ना चूसने के लिए, खाने के लिए चाहिए, उस पर्पज के किचन गार्डन में चाहिए तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कब हो सके डॉक्टर साहब ये बता दो? 15 सितंबर के बाद जो है, जैसा मैं कोशिश करूंगा इन्हें कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोएं। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसमें खाद खुद के खाद में आप इसमें किचन गार्डन के तो जैविक का प्रयोग करें, आप गोबर की खड़ी खाद का इस्तेमाल करें, ठीक है ना? गोबर की, ठीक है जी। और ऊपर से हल्की फुल्की जरूरत होगी तो फिर आपको बता देंगे। बाकी इसमें इस टाइम पे गोबर की खाद डालें अपने किचन गार्डन के लिए। आप जैविक खाद तैयारी करोगे ना, जब उस जगह की खेत की तैयारी करोगे आप, तो उसमें ये सड़ी हुई गोबर की, पर सड़ी हुई होनी चाहिए। खाद है जी मेरे पास, खड्डा की खाद है, वो गेड़ दूंगा। हाँ, वही गेड़ना। ठीक है बलवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका। राम राम भाई। डॉक्टर साहब, शरदकालीन जो गन्ने की बुआई है उसकी चर्चा हुई थी, लेकिन वो पूरी हुई नहीं है क्योंकि समय नजदीकी है। तो जो किसान शरदकालीन समय में गन्ना लगाना चाह रहा है, तो किस तरह से आपने खेत की तैयारी तो बताई है, पर एक बार दोबारा से आप बताओ कि किस तरह से खेत की तैयारी करें, कौन से क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म अनुकूल रहेगी, ज्यादा पैदावार मिलेगी, तो इसके बारे में चर्चा आप थोड़ी सी करते हैं। देखिए, ऐसा है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, खेत की तैयारी कैसे नहीं है, गहरी जुताई करनी है खेत की, है कि नहीं जी। और साथ ही साथ जो आपने खेत की तैयारी करने के बाद में 2 चीजों, गन्ने का मेथड का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर किसान भाई अपना उत्पादन अच्छा चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, किसी भी, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें जी, ट्रेंच मेथड से कम गन्ने की जो वो है अक्टूबर का जो महीना है, इसमें अगर ट्रेंच के साथ अंत्य फसल के रूप में दूसरी भी फसल लेंगे तो ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की खेती करेंगे तो उससे उत्पादन पे कम से कम 20 से 25% की पैदावार पे फर्क पड़ेगा। आपने सह फसलीकरण की बात की है डॉक्टर साहब, तो जो गन्ने की लाइन है 2, उनके बीच में कितना अंतर छोड़ना पड़ेगा? अब डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। जो इनकी अनुसूचित वैरायटी है ट्रेंच विधि में, कौन कौन सी किस्में हैं, कितने पे गैप करके हम करें, 5 फीट पे हम करें, क्योंकि जगह तो दूसरी फसल के लिए चाहिएगी ना डॉक्टर साहब। तो क्या
कितनी दूरी बना के रखनी पड़ेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसान भाइयों का इस शरद काल का समय आने वाला है। तो आप देखो, किसान भाई इस समय वाइड डिस्टेंस पे ही जा रहा है, क्योंकि जितना अगर वाइड डिस्टेंस है, मतलब वाइड डिस्टेंस का मतलब कि दूरी जितना ही बढ़ाएंगे, गन्ने की मोटाई निश्चित रूप से बढ़ती है, क्योंकि अच्छे तरीके से सारे गन्नों को मिलेगा। तो कम से कम 4 फीट रखने की बिल्कुल जरूरत है। 4 फीट आप रखिए, 4 फीट पे गन्ने की बुआई कीजिए। किस्मों का चयन निश्चित रूप से, जितना डॉक्टर साहब ने बताया, कोसा 18-231 ले सकते हैं, कोसा 19-231 ले सकते हैं, कोसा 17-231 ले सकते हैं, कोसा 13-235 ले सकते हैं, या कोयम्बटूर की को 0118 ले सकते हैं, को 98-014 है। लखनऊ की अनुशंसित वैरायटी जो है कोलक 14-201 है, कोलक 16-201 है। जल प्लावित क्षेत्र हैं, यदि कम जल प्लावित क्षेत्र है, वहां पे अगेती फसल लगाना चाहते हैं तो कोसा 13-231 का चयन कर सकते हैं, कोसा 10-239 का चयन कर सकते हैं, या यूपी 05125। ये तीनों किस्में जल प्लावित क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा उपज देने की क्षमता रखती है। इन वैरायटी किस्मों का चयन करके 4 फीट की दूरी पे आप गन्ना बोआएं। अगर बीच में सफसली, चूंकि शरद काल में सह फसल लगाना है, तो निश्चित रूप से सह फसल के साथ जाना चाहिए। सह फसल में सबसे अच्छा पैदावार सह फसल के रूप में दूसरी क्रॉप की भी ले सकते हैं, और मेन क्रॉप आपकी गन्ने से भी ले सकते हैं। तो आलू गोभी भी बुआई कर सकते हैं, मूली साग सब्जी में मूली ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, गाजर की खेती कर सकते हैं, अलसी, फ्रेंच बीन, जितनी भी आपकी साग सब्जी हैं, उन सारी, लहसुन भी ले सकते हैं। तो इस तरह कम अवधि वाली जितनी फसल है, कम अवधि में जो कि 3 से 4 माह में ये पक के कट जाती हैं, तो गन्ने पे किसी भी तरह के विषम प्रभाव नहीं पड़ता, और आपकी गन्ने की पैदावार भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती, और अधिक से अधिक उत्पादन में मिलता है। तो सह फसली अगर आपने लेनी है, गन्ने के साथ दूसरी फसल लेनी है, अपना मुनाफा बढ़ाना है किसान बहनों भाइयों, तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, कम से कम 4 फीट का आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है, और उसमें आप बीच में जो आलू बो दो, अंत्य फसल के रूप में साग सब्जी में, जैसे आलू हो गया आपके, अन्य साग सब्जी फसल कोई भी आप उसमें ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है, 2 फसल ले रहे हैं हम, गन्ना तो है ही, दूसरी फसल और उसमें ले रहे हैं हम खेत में, तो जो खाद है, चाहे आप जैविक खाद की बात कर लो या रासायनिक खाद की बात कर लो, तो उनकी मात्रा बराबर ही रहेगी या थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी? देखिए, अभी डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। ये जो हमारे जो अक्टूबर वाली जो प्लांटिंग होती है, ऑटम प्लांटिंग जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारी खाद की रिकमेंडेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है स्प्रिंग प्लांटिंग के बनस्पत। तो इसमें विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे। आप छोटे शब्दों में बता दो। बिल्कुल। आप अभी शरद काल में जो भी गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं, तो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटेशियम का यूज करना चाहिए। तो इस अनुशंसित रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम शरद काल गन्ने की बुआई किया जा सकता है। डॉक्टर सुजीत जी, डॉक्टर सरोही जी, आप कार्यक्रम में आए, हमारे किसानों की जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान किया, बहुत अच्छी जानकारी दी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, जिसका विषय था गन्ना फसल में रोग नियंत्रण। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम।